हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वे है रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में जीवन उस जो रेगिस्तानी स्थान होता है, जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर अधिकांशतः वहाँ के आसपास का वातावरण कैसा होता है और किस प्रकार के वृक्ष वृक्ष पाए जाते हैं और वहाँ जो भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, तो उन्हें एकमात्र जो जल की आवश्यकता होती है वे सब कैसे पूरी होती है, तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हम अपना नया टॉपिक। इससे पहले चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार जो विभिन्न प्रकार के हमने तापमान में परिवर्तन होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के वनों के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही साथ हमने देखा था कि उसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष जो हमें इससे पहले चैप्टर में उसके बारे में पढ़ा था हमने, और साथ ही साथ किस प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, और दक्षिणी भाग में गोलार्ध के दक्षिणी भाग में कौन से हिस्से में कौन से जो तापमान के अंतर्गत या फिर मौसम के अंतर्गत कैसे परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार के वृक्ष और जलवायु परिवर्तन, इन सब के बारे में पढ़ा था हमने। तो अब इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो हम जानेंगे रेगिस्तानी जीवन। अब रेगिस्तानी जीवन जो है, सर्वप्रथम हम रेगिस्तान की बात करते हैं। विश्व के भिन्न भिन्न भागों में रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो हम जैसा कि हम भारत में रहते हैं, तो हमारे भारत में सिर्फ राजस्थान में ऐसा क्षेत्र देखने को मिलता है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर देखा जाए तो ऐसे बहुत से कई स्थान हैं जहाँ पर इस प्रकार की भूमि देखने को मिलती है। तो उसमें से एक सहारा रेगिस्तान है जो बहुत अधिक बड़ा विशाल है। हालांकि हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3:5 इतना कुल मिला के क्षेत्रफल है। तो इसकी अपेक्षा में जो सहारा रेगिस्तान है वो बहुत अधिक बड़ा है और विशाल है। तो आगे बढ़ते हैं हम फिलहाल इसी क्रम में। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। बिल्कुल, हमने अध्याय 5 में पढ़ा था जल के बारे में। तो जल से संबंधित हमने कितने सारे स्थान देखे थे, कितने सारी नई बातें जानी थी। तो ये वही कह रहा है कि हमने पढ़ा था 5th चैप्टर में कि जल ही जीवन है। तो सोचिए अब यहाँ का जीवन कैसा होगा, जहाँ पानी के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इसमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म होते हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे होते हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा और विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म एवं ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहाँ लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जीवन जीना बहुत अधिक मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं, अगर कहीं भी ऐसा लगता है उन्हें
कि वहाँ से जल प्राप्त किया जा सकता है, या जल का स्रोत है कहीं स्थान पर, किसी ऐसे स्थान पर, तो वो क्या करते हैं, वहाँ के मनुष्य वे वहीं जाके बस जाते हैं। इससे वे क्या करते हैं, अपनी कृषि करते हैं। और जल तो जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, तो अपने जो जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो इस प्रकार अक्सर देखने को मिलता है। आगे देखिए, आगे ये कह रहा है गर्म रेगिस्तान सहारा। सहारा रेगिस्तान के बारे में बता रहा है। हालांकि कुछ रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं, जैसे कि लद्दाख में लेह और लद्दाख उधर का जो रेगिस्तानी स्थान मिलता है, वे इतना ठंडा होता है कि ये जो रेगिस्तानी सहारा रेगिस्तान की जो बात कर रहा है, ये गर्म रेगिस्तान है। तो इसी प्रकार जैसे गर्म रेगिस्तान होते हैं, वे वैसे ही ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं। तो हम गर्म रेगिस्तान के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है सहारा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान सहारा विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। तो ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखें। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका में ये सहारा रेगिस्तान है। तो इसके बड़े भूभाग का पता लगाइए, और यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का, पूरे विश्व का इसकी जो ये जितने क्षेत्रफलों में फैला हुआ है, इसका जो भूभाग है वो हमारे भारत से लाख गुना बड़ा है। आगे देखिए, ये क्या कह रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.45 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। तो इसका जो क्षेत्रफल है जो कितना है, वे 8.54 लाख क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कौन? सहारा रेगिस्तान। और ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, इतने वर्गों में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल? बिल्कुल याद है, 3:2 लाख वर्ग किलोमीटर। 3:2 लाख वर्ग किलोमीटर में ये हमारा जो भारत है, उसका क्षेत्रफल इतनी क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। तो ये जो रेगिस्तान है वे 11 देशों से घिरा हुआ है। ये जो देश हैं वे हैं अल्जीरिया। क्या है देशों का नाम? ये देखिए, अल्जीरिया, चाड, मिस्र और लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजराल, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। तो जो सहारा रेगिस्तान है कुल मिलाकर इतने देशों से मिला है। साथ ही साथ आगे रेगिस्तान के बारे में सोचते ही आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेगिस्तान का दृश्य उभरता है। बिल्कुल, परंतु सहारा रेगिस्तान मरुस्थल बालू के विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, बल्कि वहाँ जो है वहाँ वज्री के मैदान और नग्न चट्टानें
चट्टानी सतह वाले उपस्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 किलोमीटर से भी अधिक ऊंची होती है। तो सिर्फ सहारा रेगिस्तान है, वहाँ पे सिर्फ एक बालू ही नहीं पाया जाता है, बालू तो है ही, और साथ ही साथ वहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, बालू है, ठीक है, सहारा रेगिस्तान में। और कुछ ऐसी चट्टानें हैं, ऐसी नग्न चट्टानें हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बजरी मैदान है। ये जो चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर कितने किलोमीटर तक अधिक ऊंची उठी हुई हैं, 25 किलोमीटर तक अधिक ऊंचाई पर उठी हुई है। ये देखिए, ये जैसे ये है ना, ये सब चट्टानें हैं, तो इनकी ऊंचाई कम से कम कितनी है, 2500 किलोमीटर तक ऊंची उठी हुई है। तो यहाँ रेगिस्तानी स्थान है, वो भी कैसा, बालू वहाँ पे भरा पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ का बजरी मैदान है, चट्टानें हैं, और जिसकी ऊंचाई 2500 किलोमीटर से भी अधिक ऊंची है। जलवायु, ये है अफ्रीका। ये देखिए, ये सहारा रेगिस्तान दिखा रहा है। मानचित्र में ये कुछ, ये भी छोटा सा क्षेत्र है, सोमाली गणराज्य, ये है, छोटा सा है हिस्सा सहारा मरुस्थल का। जलवायु, और साथ ही साथ ये भी देखिए, ये भी पढ़ते चलते हैं। क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का जो सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों तथा मगर पाए जाते थे। मगर मतलब मगरमच्छ को कहा है, और नदियाँ मतलब एक जल का स्रोत बता रहा है कि यहाँ आज के समय में जो स्थिति देखी गई है उसकी तुलना में प्राचीन समय पर यहाँ पर नदियाँ हुआ करती थी। गुफाओं से अनेकों चित्र प्राप्त हुए हैं, और जहाँ नदियाँ हैं वहाँ बता रहा है कि मगर भी है। मगर मतलब मगरमच्छ, ये जल पशु की बात कर रहा है। और शेर, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां अन्य सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इन्हें बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो एक समय में जो सहारा रेगिस्तान था, वे एक बहुत अच्छा स्थान था, मतलब एक तरीके से कह देंगे जहाँ पर जहाँ की जो भूमि होती है, सामान्य भूमि कैसी होती है, कृषि करने योग्य होती है। तो वहाँ पे कृषि करने योग्य जो भूमि थी, जल था, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जल पशु रहा करते थे, और विभिन्न प्रकार के जानवर रहा करते थे, जैसा कि बताया गया भेड़, बकरी, शेर और हाथी वगैरह। तो ये सब एक समय में पाए जाते थे, लेकिन कुछ ऐसा नया परिवर्तन आया समय के साथ साथ कि वहाँ की जो जलवायु है, वो वहाँ का जो वातावरण है पूर्ण रूप से गर्म हो गया, और ये शुष्क प्रदेश बन गया। शुष्क अक्सर उसे कहते हैं जैसे सूखा इलाका, जहाँ पर जल का अभाव हो। ओके, अब देखिए सहारा रेगिस्तान, सहारा के अल जियाजा क्षेत्र में जो त्रिपोली
लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान जो है वे है 1922 में जो 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो यहाँ का जो तापमान बताया है वे 1922 का बताया गया है। उस समय इसका जो तापमान दर्ज किया गया था वो कितना 57/7 डिग्री सेल्सियस। बताइए, वो भी प्लस में। इतना अधिक गर्म तापमान का जो रिकॉर्ड था वे तय किया गया था, दर्ज किया गया था। अब आगे देखते हैं जलवायु के बारे में। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। बिल्कुल, ये हम जान चुके हैं। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश जो है बादल रहित एवं निर्मल रहता है या निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पीकरण हो जाती है। तो यहाँ क्या होता है, जो वर्षा होती है वो एक अल्पकाल के लिए, बहुत छोटे से समय के लिए होती है। ओके। और यहाँ पे जो बादल हैं वो जो आकाश रहता है वे बादल रहित होता है और निर्मल और साफ रहता है। मतलब वहाँ बादल होते ही नहीं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बादल होते हैं तो वर्षा आती है। लेकिन वहाँ का जो आकाश होता है वो सामान्यतः निर्मल अर्थात साफ देखने को मिलता है। और यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित होती है। तो नमी कहाँ संचित होती है? जहाँ पे जल अधिक होते हैं, जहाँ वृक्ष होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, नमी अब जो पेड़ पौधे होते हैं अपने अंदर अवशोषित करके रखते हैं और वायु अवशोषित करके रखती है, जल अवशोषित करके रखते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में क्या है कि इस क्षेत्र में इसके विपरीत होता है। यहाँ नमी संचय होने की वजह अपितु इसके विपरीत वहाँ पे नमी का वाष्पीकरण हो जाता है। वो वाष्पित हो जाता है और जो दिन हैं अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। आप यकीन भी नहीं कर सकते इस प्रकार गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस से बहुत ऊंचा जाता है। तो 50 डिग्री प्लस, 50 डिग्री सेल्सियस वो भी प्लस के रूप में, इससे भी और ऊंचा जाता है, वो भी दिन के अंतर्गत, जिसमें रेगिस्तान एवं नग्न चट्टानें जो होती हैं वो अत्यधिक गर्म हो जाती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन इसका एक और ये देखिए, जितना अधिक गर्म ये दिन में होगी ना, उतनी ही तेज़ी से रात को उतनी ही ठंडी होगी। अगर 50 डिग्री सेल्सियस प्लस में तापमान, सूर्य की रोशनी इतनी तेज़ी से पड़ रही है और इतना जो रेत है वहाँ पे इतना गर्म हो रहा है, तो उसी की बिल्कुल विपरीत होगा रात्रि के समय। जब वहाँ रात के समय 50 डिग्री माइनस हो जाएगा। बिल्कुल 50 डिग्री माइनस में चला जाएगा रात के समय, और यही दिन में इसके उल्टा होगा। अभी ये तो बिल्कुल छोटी सी बात करी है सिर्फ 50 डिग्री की। आगे ये एक दिन में जितना भी तापमान होता है, रात में भी उतना ही तापमान होता है। जितनी तेज़ी से इसमें दिन के समय में ये गर्म होगा, उतनी तेज़ी से रात के समय में उतना ही ठंडा होता चला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्या होता है, अब इसी समय में जब दिन के समय इतनी अधिक रेत गर्म होती है और साथ ही साथ चट्टानें भी गर्म हो जाती हैं। इनके तापमान का वितरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। बिल्कुल, जब ज़मीन गर्म तो जाहिर सी बात है सब वातावरण गर्म, आसपास का तो सब गर्म हो जाता है, कहने का मतलब। और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। अभी हमने यही बातें करी थी कि जितनी अपेक्षा में
दिन गर्म होगा, दिन में जितना भी तापमान होगा ठीक उसी के विपरीत क्या होगा, रात्रि में उतना ही ठंडा मौसम होगा। तो रात अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर जो हिमांक बिंदु अर्थात लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो रात्रि में क्या हो जाता है, 0 डिग्री से बल्कि और अधिक हो जाता है रात्रि के समय। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान में वनस्पतियों में क्या पाया जाता है, कैक्टस पाया जाता है, खजूर के पेड़ पाए जाते हैं और एकेशिया पाया जाता है। एकेशिया एक वनस्पति का नाम है। एक ये भी रेगिस्तानी स्थानों पर पाया जाने वाला पेड़ पौधा है। तो यहाँ क्या पाया जाता है, पहले तो कैक्टस पाया जाता है, खजूर के पेड़ पाए जाते हैं और एकेशिया ये भी पाया जाता है। यहाँ के कुछ स्थानों पर मरु उद्यान जो खजूर है, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर किसके बगीचे पाए जाते हैं, अधिकांशतः उद्यान मतलब मरु उद्यान मतलब एक रेगिस्तानी बगीचा, जिसे साधारण भाषा में कहे जाए तो उद्यान मतलब बगीचा और मरु अर्थात वो रेगिस्तानी भूमि। तो रेगिस्तानी बगीचा यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक तरीके से खजूर के पेड़ों से घिरे हुए होते हैं और ये हरित द्वीप में पाए जाते हैं। द्वीप होते हैं ना वे छोटे छोटे जो चारों तरफ से कुछ उसकी अलग ही पोजीशन होती है और एक द्वीप के रूप में मध्य के केंद्र में उभर निकलता है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि वहाँ पर अधिकांशतः क्या पाए जाते हैं, देखिए इस प्रकार ये खजूर हैं, ठीक है। पूरा इलाका देखिए, पूरा रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। और ये जहाँ पे ये जरे से बगीचे दिख जाते हैं ना, जरे से जो पेड़ पौधे, वहाँ के लोग देख के इतने खुश होते हैं, वाह आहा अब तो लगता है यहीं मिलने वाला है अब जल, ठीक है। तो अधिकांश जिन्हें जल चाहिए और जानते हो जल ही जीवन है, और जिसके इतने कष्ट भरे वातावरण में जो जिएगा वो उसके लिए तो यही एक प्राण का आधार कह लिया जाए। आगे बढ़ते हैं और ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न जो जातियां हैं एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। तो यहाँ जीव जंतु यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं, ऊँट पाए जाते हैं, ऊँट तो मिलना है ऐसे स्थानों पर। बिच्छू पाए जाते हैं, बिच्छू भी रेगिस्तान में बहुत पाए जाते हैं। और सांप पाए जाते हैं, लोमड़ियाँ पाई जाती हैं, सियार, लकड़बग्घा और लोमड़ी, इस प्रकार की जो जीव जंतु होते हैं वे पाए जाते हैं। देखिए क्या आप जानते हैं, अब इनकी बातें भी सुनते चलते, ये हमेशा कुछ न कुछ हमें बताते रहते हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार हमारे अनुसार छोड़िए, तो ये क्या है, जो वैज्ञानिक हैं उनको यहाँ पे मछलियों के कंकाल मिले हैं। अभी हमने देखा था, इससे पहले पढ़ा था ऐसे ही किसी ऊपर छोटे से बॉक्स में, क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे नदियाँ भी पाई गई हैं। तो नदियाँ पाई गई हैं, मगरमच्छ पाए गए हैं, तो जल भी पाए गए हैं। जल पाए गए हैं तो जल के अंदर जो मछलियाँ हैं, अर्थात पहले ये जो मरु स्थान है, अभी के समय में मरु स्थान है, लेकिन प्राचीन समय में ये ऐसा नहीं था। आगे देखिए, जब रेगिस्तान को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाते हैं। रेगिस्तान है तो वहाँ की जो बालू है
बालू कह लीजिए, रेत कह लीजिए, तो ये इन्हें जब पवन उड़ा के ले जाती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे गर्त बनते हैं। ठीक है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, जहाँ की रेतें उड़ जाती हैं, मतलब अर्थात गर्त किसे कहते हैं, एक गड्ढे को कहते हैं। ठीक है, एक गहरीला गड्ढा उसे कहा जाता है। तो जब पवन चलती है तो उन रेतों को, बालू को अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो जब जहाँ भी ये गर्त बनते हैं, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, तो क्या होता है, जैसे ही ये रेतीला स्थान हटता है तो भूमिगत जल ऊपर आ जाता है, दिखता है, मतलब दिखाई पड़ता है। वहाँ मरुद्यान बनते हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इसके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फलों उगाते हैं। कभी कभी यह मरु उद्यान असामान्य रूप से बड़े भी हो सकता है। मोरक्को में टेली लाटेल मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या है, जो रेगिस्तानी स्थान है वहाँ पे जो हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ बिल्कुल जल नहीं है, जल है लेकिन कम मात्रा में है। तो अधिकांशतः ऐसे स्थानों पर जहाँ जल मिलता है, जल के स्रोत देखने को मिलते हैं, तो ऐसे स्थान पर अपने आप स्वतः ही या तो फिर उसमें वृक्ष उग जाते हैं अपने आप ही स्वतः, या फिर जो वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग होते हैं वो वहाँ पर अपना बसाव, अपना मतलब वहाँ पे रहने लगते हैं और कृषि करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं, उद्यान उगाने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाने लगते हैं। ऐसे ही एक उद्यान का उदाहरण दे रहा है, टैफिलालैड नामक एक उद्यान है। कहाँ पे है, मोरक्को में। ठीक है, मोरक्को नामक स्थान पर है ये टैफिलालैड नामक उद्यान। ये टैफिलालैड एक उद्यान का नाम है, मतलब एक जहाँ पे मरुभूमि पाई जाती है उसके अंदर उगने वाले बाग बगीचे। ठीक है, तो ऐसा स्थान मिला है। ये कम से कम कहाँ तक फैला है, इसका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है वो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। लोग, अब देखो सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे जीते हैं। ये देखिए, एक सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान, तो कुछ मरुद्यान ऐसे ही होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ना जहाँ भी मरु स्थान होता है, मतलब ऐसे डेजर्ट भूमि होती है, वहाँ पर अपने आप ये उगते हैं, जहाँ पर एक भूमिगत जल, मतलब अर्थात भूमि के अंतर्गत जहाँ पे जल संरक्षित रहता है, वहाँ पर ऐसे जो जल होते हैं, वो वृक्ष होते हैं, ये उगना आरंभ कर देते हैं। तो ये वही है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, उसका एक उदाहरण भी देखा। मोरक्को में 13,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब लोगों की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार सहारा रेगिस्तान में जीवन जीते हैं। तो सहारा रेगिस्तान में कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, और इनमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल हैं। तो बेदुइन एक जाति है, यहाँ की एक जनजाति है जो कि यहाँ सहारा रेगिस्तान में रहती है, और तुआरेग भी एक जनजाति है। ठीक है, वहाँ की सहारा रेगिस्तान की। ये एक स्थानीय रूप से ये वर्षों से रहते चले आ रहे हैं, इनके पूर्वज वगैरह एक ही स्थान पर जो वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। तो ये जो जनजातियाँ हैं वहाँ पाई जाती हैं। बेतुआई और
तुआरेग, बेतुआई और तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बकरी, भेड़ बकरी, ऊँट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं और इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये क्या करते हैं, पेटी, जूते और पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़े प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों को उतारकर चटाई, कालीन, कपड़े तथा कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो ये जो बेदुआइन और तुआरेग जो जनजातियां हैं, ये अधिकांशतः अपना स्थान बदलती रहती हैं और ये अपने पशुओं को पालती हैं, जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ऊँट हो गया, घोड़े हो गए, इन सब को पालते हैं और क्या करते हैं, इनसे जो भी दूध मिलता है, जो जैसे बकरी से दूध मिलता है और विभिन्न प्रकार से जो भी पशु ये पालते हैं उनसे दूध मिलता है इन्हें। ठीक है, सबसे पहले ये जब इन्हें दूध मिलता है, पहला लाभ इनका ये है। दूसरा ये है कि जब वो मर जाते हैं तो उनकी ये खाल उतार लेते हैं। जब ये खाल उतार लेते हैं तो इसका क्या करते हैं, इसकी पेटी बनाते हैं। ठीक है, पेटी बनाते हैं या फिर जूते बनाते हैं और या फिर वो पानी की बोतल बनाते हैं उनके चमड़ों से। फिर आगे क्या करते हैं, ये पशुओं के बालों को ये उतार देते हैं। ठीक है, अब ये सब इनका लाभ होता चला जा रहा है इन पशुओं के माध्यम से। तो पशुओं की खाल तो उतारते ही हैं, अब ये खाल की बाल भी उतारते हैं और क्या करते हैं, ये चटाई बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं और कंबल बनाते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये धूल भरी आंधी एवं गर्म जलवायु से बचने के लिए ये जो हम सहारा रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, इतना अधिक मरुस्थल होता है, ये ऐसे स्थान पर चलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो हमने अभी देखा, अभी हमने पढ़ा कि जो 3 दिन के समय में जो तापमान होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, तापमान बहुत अधिक होने के कारण वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ का जो स्थान है वो एकदम मरु स्थान है। मरु स्थान एकदम मतलब जहाँ पे रेतीला स्थान है। तो वहाँ पे जब कभी भी कोई भी अगर व्यक्ति कदम रखेगा तो वो उसका जो पैर होता है वो नीचे ज़मीन के अंदर धंसता चला जाता है और इतने गर्म तापमान में वहाँ चलना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ की जो तापमान है उसमें रहना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बचाव के लिए वे क्या करते हैं, उसके बचाव के लिए वे विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे उनका पूरा शरीर ढका रहता है। उनके पहनावे में भी परिवर्तन आता है। साधारण अगर देश के लोगों को देखा जाए तो उसकी तुलना में। ठीक है, आगे देखिए, सहारा के जो मरु उद्यान एवं मिस्र की नील की घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। जो सहारा के मरु उद्यान है वहाँ वे और साथ ही साथ जो मिस्र है, मिस्र एक शहर है, उसका नाम ये उसका नाम है। तो वहाँ पे नील नदी बहती है। ठीक है, वही नील नदी घाटी की बात कर रहा है। मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। तो ये जो सहारा उद्यान है ये क्या करती है, ये लोगों को सहायता प्रदान करती है। जो नील घाटी के लोग हैं इन सब में सहायता इनकी मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप ये खजूर के पेड़ उग भी आते हैं और उगाते भी हैं। अपने आप कम उगते हैं लेकिन उगाते ज़्यादा हैं। अपने आप उगते तब हैं जब कहीं से खजूर का बीज कहीं से जब वो अपने आप
उड़ता चला आया या फिर किसी मानव गतिविधि द्वारा आया तब वो उगते अपने आप, अन्यथा अधिकांशतः उगाए जाते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ कुछ स्थान पर जहाँ पर जल के स्रोत हैं वहाँ पर चावल उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, जौ उगाया जाता है, सेम उगाया जाता है। ये सब क्या है, ये सब प्रमुख फसलें हैं यहाँ की। और साथ ही साथ मिस्र है। मिस्र में क्या होता है, मिस्र में एक जो कपास है वे उगाया जाता है और वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कपास के बारे में हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब हमने हिस्ट्री की क्लास शुरू करी थी तो हमने देखा था कि धीरे धीरे कपास की खेती भी होने लग गई थी। जब लोगों ने शुरू में फसलें उगाने आरंभ करी थी, फिर धीरे धीरे उन्हें कपास का भी ज्ञान हो गया था। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, हिस्ट्री की क्लास में, उसमें सारी क्लासेस इन सब के बारे में सब डिटेल से बताया गया है। ठीक है, फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया तथा मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो अब साधारण जो स्थान होगा जो जहाँ पर जल मिलेगा वहाँ पर तो ये जो पेट्रोल है और जो तेल है ये सब चीज़ें नहीं मिलती। वहाँ तो सिर्फ फसल उगाई जाती है और अच्छा जल होता है और पीने के लिए अच्छा वातावरण होता है, खान पीने के लिए और वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे मरु स्थान पे ही क्या होता है, तेल पाया जाता है। ऐसे स्थानों पर अक्सर तेल मिलता है जल का जहाँ अभाव होता है, जहाँ की जो भूमि होती है रेतीली होती है, उस स्थान की बात कर रहा है। और साथ ही साथ जो तेल हैं वे कहाँ से मिलते हैं, देखिए अल्जीरिया से मिलता है, इसके अलावा लीबिया से मिलता है और मिस्र से मिलता है। यहाँ पे तेल की खोज के लिए बहुत से गतिविधियाँ हुई, बहुत से परिवर्तन आए और साथ ही साथ इसी वजह से सहारा रेगिस्तान में भी क्या हुआ, तेज़ी से परिवर्तन आया। वहाँ सहारा रेगिस्तान की जो व्यक्ति होते हैं, जो उनकी जीवन शैली होती है, इस वजह से उनमें भी तेज़ी से परिवर्तन आया। ओके, देखिए आगे क्या कह रहा है, जब तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है अभी भी, वो लगातार चलते ही रहेगा क्योंकि तेल की खोज कभी समाप्त नहीं होगी। ये तो एक साधारण सी बात है। तो वो जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसकी खोज समाप्त भी नहीं होगी। तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, ये सब जो परिवर्तन होता चला जा रहा है, इससे रेगिस्तान के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आ रहा है और इन क्षेत्र में प्राप्त अन्य जो खनिज हैं, लोहा है और फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, यूरेनियम है, ये सब सम्मिलित हैं। तो जैसे जैसे ज़मीन के अंदर खुदाई करी जाती है तो ये अपने आप, ये स्रोत जहाँ होंगे ना, ये अपने आप उभर कर अपने ये स्रोत एकदम निकलते जाएंगे सामने, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते जाएंगे। वो भी कब, जब किसी भी चीज़ की जब खोज की जाती है। मान लीजिए ज़मीन के अंदर अधिकांशतः ऐसे स्थानों पर तेल की होती है, तो अधिकांशतः तेल की जब तलाश में एकदम खुदाई की जाती है तो क्या होता है, इन स्थानों पर ऐसी चीज़ें अगर जहाँ उपलब्ध होती है तो वो एकदम वो प्रत्यक्ष रूप से नज़र आती है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें, ऐसा है कि लोहा है, खनिज है, लोहा है, फास्फोरस है और मैग्नीशियम है, यूरेनियस है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब पाई जाती हैं। सहारा की जो संस्कृति, जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँट के प्राचीन मार्ग के स्थान पर महामार्ग
सुपर महामार्ग बन गए हैं और नमक के व्यापार में ऊँट का स्थान ट्रेन ने ले लिया है। तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ, अभी हम परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो ये वही परिवर्तनों का वर्णन कर रहा है। वो ये कह रहा है कि पहले कहाँ मस्जिदें होती थी और अब क्या हो रहा है, अब इनके मतलब कहने का अर्थ ये है कि मस्जिद से ऊंचे कांच की खिड़कियां के भवन, कहने का अर्थ ये है कि अब वहाँ अधिक भवनों का निर्माण हुए हैं और बहुत से अधिक ऑफिसों के निर्माण हुए हैं। वहाँ पर अधिकांशतः बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई हैं, वहाँ कांच की खिड़कियाँ लगी हुई हैं। और कहने का मतलब वो जो रेगिस्तान है वो अब रहने लायक अच्छा सुविधाजनक होते जा रहा है। हालांकि जल का अभी भी अभाव है, लेकिन फिर भी इसमें जल को छोड़ के और सभी बदलाव होते चले जा रहे हैं। अब जहाँ ऊँट का प्रयोग करते थे कहीं आने जाने के लिए, विशेष मार्ग के लिए, अब उसके वहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े बड़े ऊँटों के स्थान पर जो ऊँटों का स्थान है वो ट्रकों ने ले लिया है। अब जो तुआरे लोग हैं विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। जैसे कि जो सहारा रेगिस्तान में कोई पर्यटक गया वहाँ के स्थान को घूमने, या फिर कुछ जाते हैं ना कहीं, जैसे कुछ नया देखने, तो अगर किसी दूसरे देश से लोग आए हैं तो ये सब पर्यटक कहलाते हैं। कोई दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है तो उस देश में जाके वो पर्यटक ही कहलाता है, विदेशी पर्यटक। तो विदेशी पर्यटकों को ये जो तुआरेग लोग जो हैं वहाँ के, जो कि जनजातियाँ हैं, ये सब एक मार्गदर्शन का काम करते हैं कि वे बताते हैं यहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, अब इसमें ये परिवर्तन आ गया, तो वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। आज अनेक चलवासी जनजातियों के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्य में नौकरी ढूंढते हैं। तो अब जो चलवासी जनजातियों की बात हमने ऊपर पढ़ी भी थी और देखी भी थी, उन्हीं के बारे में ये बता रहा है। चलिए जनजाति के लोग किसे कहा गया है, जो खानाबदोश होते हैं, जो एक स्थान पर नहीं टिकते, वे स्थान पर कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर वे स्थान छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं, फिर वे स्थान वहाँ से छोड़ के फिर दूसरे स्थान चले जाते हैं, तो ऐसे चलवासी कहलाते हैं। तो ये चलवासी जो लोग हैं, शहरी जीवन की ओर ये लोग अब बढ़ते जा रहे हैं अपने पुराने परंपरागत कार्य को छोड़कर, और ये अधिकांशतः तेलों में और जो गैस जहाँ पर निर्मित होती है या फिर उन्हें संरक्षित रखा जाता है, ऐसे स्थानों पर वे लोग कार्य ढूंढते हैं। अब देखिए, अभी हमने सहारा के रेगिस्तान की बात करी थी, अब वो भी कैसा था, गर्म था। अब ये हम देखेंगे अब ठंडे रेगिस्तान के बारे में। तो ठंडा रेगिस्तान ये है, कहाँ है, ये हमारे भारत का एक उत्तरी भाग के अंतर्गत पड़ता है, लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पूर्व के बृहतीय हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। तो ये देखिए, ये दिख रहा है लद्दाख मैप में। ठीक है, ये क्या है, ये एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख को केंद्र प्रशासित राज्य बना दिया गया है 2019 में, और साथ ही साथ तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या है इसकी एक विशेषता। ये ठंडा रेगिस्तान है, अभी हमने गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ा। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। इसके उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ओके,
ये दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। उत्तर में इसके काराकोरम पर्वत श्रृंखला स्थित है और दक्षिण में जास्कर पर्वत क्या है, स्थित है। लद्दाख से होकर अनेकों नदियां बहती हैं। इनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये जो नदियां हैं वे गहरी घाटियों तथा महाखड्डा अर्थात गॉर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे कि ग्रोंग्रीन्स हिमानी। तो क्या है, जो हिमालय से अनेकों प्रकार की नदियाँ निकलकर बहती हैं, उसमें से सबसे प्रमुख नदी का नाम बताया गया है सिंधु नदी। सिंधु नदी सबसे प्रमुख नदी है यहाँ से बहने वाली। और ये जो नदियाँ हैं वे जहाँ जहाँ ये जब बहती हैं गहरी घाटियों में गिरती हैं, ठीक है, जैसे कहीं से ये बहती चली आ रही है, अब पर्वत के बीचों से बहती चली आएगी, तो ये कहीं भी इसका जहाँ से ये पर्वत से ये धरती पर भूमि पर पड़ेगी तो क्या होगा, वो जो बल पड़ेगा धरती के ऊपर उससे क्या होगा, उससे एक मतलब आसपास का जो क्षेत्र होगा, वो जो भूमिगत स्थान होगा उसकी मिट्टी वहाँ से हटने लग जाएगी। तो जब मिट्टी वहाँ से हटेगी तो क्या होगा, गड्ढा बनेगा। तो ये महागड्ढा उसी को कह रहा है, या फिर इसी को गॉर्ज भी कहते हैं, जहाँ पर जल एकदम सीधा गिरता है, एकदम खड़े रूप में, और क्या होता है, और वहाँ पर गड्ढा बन जाता है। तो वहाँ पर गॉर्ज का, उसी को गॉर्ज कहते हैं या महाखड्डा कहते हैं, उसका निर्माण होता है नदियों द्वारा। लद्दाख में अनेक प्रकार की जो हिमानियाँ एक तरीके से देखने को मिलते हैं। हिमानियाँ वो उन्हें कहते हैं जो हिम नदियाँ होती हैं, जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं अक्सर। और उसी का एक उदाहरण दिया गया है कि हैंगरी, हिमानी गैंगरी, जो ये गैंगरी है, ये एक प्रकार की वो जो हिमानी है उसी का एक नाम है गैंगरी हिमानी। ये उसी का एक उदाहरण है। इस प्रकार की हिमानियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए थोड़ा सा कुछ इधर देख लेते हैं, ठीक है। लद्दाख शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ल जिसका अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, और दाख का जो अर्थ है देश, पर्वतीय दर्रे वाला देश। अगर इसका संधि विच्छेद या इसको अलग अलग शब्दों में वर्गीकृत किया जाए तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि पर्वतीय दर्रों वाला देश। इसका जो प्रचलित नाम है वे है लद्दाख। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान में से एक द्रास लद्दाख में है? पृथ्वी के सबसे जो ठंडा स्थान है वे है द्रास। वो कहाँ है? वो भी लद्दाख में ही है। तो अब हम लद्दाख के बारे में, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 किलोमीटर से लेकर काराकोरम में 8000 किलोमीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इन ऊंचाइयों पर वायु परत बर्फीली होती है। जैसे जैसे सूर्य की गर्मी में अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है और ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। सर्वप्रथम
इसकी भौगोलिक स्थिति बता रहा है। ये बता रहा है कि जो लद्दाख है उसकी जो ऊंचाई है कारगिल में, जो कारगिल नामक स्थान है वहाँ से जो इसकी ऊंचाई जो है वे है कम से कम 3000 किलोमीटर। ठीक है, 3000 किलोमीटर से लेकर काराकोरम जो है वहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वे कितनी है, 8000 किलोमीटर। ओके, फिर आगे ये कह रहा है अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ के जो जलवायु है अत्यधिक शीतल है। ये बहुत अधिक ऊंचा है, जहाँ ऊंचे स्थान पर लद्दाख है, साधारण भूमि की अपेक्षा ये काफ़ी ऊंचा है, ऊंचे स्थान पर है। तो इस कारण से वहाँ पे अत्यधिक जो जलवायु है वो शीतल है, अत्यधिक शीतल है और शुष्क है, सूखी है, मतलब एकदम वहाँ पे नमी देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही साथ इस ऊंचाई पर जो वायु परत है वे पतली होती है, वायु परत यहाँ की पतली है, और जिससे सूरज की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। जब यहाँ की जो वायु परत है इसके वजह से वायु परत पतली है, इसके वजह से जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ तेजी से पड़ती है। ठीक है, तो वही बात ये कह रहा है, समझने की बात कह रहा है, ये कह रहा है कि जिससे सूरज की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है, उस समय में उसका तापमान कितना होता है, दिन के समय की बात कर रहा है, वो 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। दिन में 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और रात के समय ये -30 डिग्री से भी नीचे की तरफ चला जाता है, मतलब वहाँ और अधिक ठंड पड़ती है और इससे भी ज़्यादा। और शीत ऋतु में ये जो बर्फीला ठंडा हो जाता है, शीत ऋतु में ये क्या हो जाता है, ये स्थान बर्फीला हो जाता है और ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है। ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है, ये यहाँ का जो तापमान होता है अक्सर यहाँ पे -40 डिग्री के नीचे ही देखा जाता है, क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। वृष्टि छाया प्रदेश में क्या होता है, वर्षा बहुत कम होती है। तो ये वही बात कह रहा है, ये कह रहा है कि क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। क्योंकि यहाँ ये पर्वत है, पठार है, तो यहाँ से जब वाष्पीकरण होता है, जब वाष्पीकरण यहाँ से होता है जल का, तो ये पूर्ण रूप से ऊपर नहीं जा पाती, ये ऊपर जाने से पहले ही बीच में ही ठंडी हो जाती है, और जब वायु द्वारा पर्वतों पर जब टकराती है तो वहीं पर ये वर्षा हो जाती है। तो जब ये पर्वतों पे टकराती है तो एक तरफ हमने इसी चैप्टर में आगे पढ़ा था ना, कुछ इस प्रकार के पर्वत होते हैं, तो जब वो यहाँ टकराएगी ना, तो यहाँ से बर्फीले रास्ते से वो लेके जाएगी, अपना वाष्पीकरण करती जाएगी, और यहाँ टकराएगी पर्वतों पे और यहाँ वर्षा होगी। ठीक है, और जल भी इधर ही होगा, लेकिन इस तरफ जो होगा वर्षा का एक बूंद नहीं पड़ेगा। ऐसे प्रदेश को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि ये एक वृष्टि छाया प्रदेश है। मुश्किल से कम जो 10 मीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाली सूर्य का तापमान अनुभव करता है।
तो ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है वहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस प्रति वर्ष क्या होता है यहाँ के क्षेत्रीय में बर्फीली हवाएं चलती हैं एवं तेज जला देने वाले सूर्य के तापमान का अनुभव करता है। तो यहाँ एक तरफ तो बर्फीली हवाएं चल रही हैं और एक तरफ ऐसी हवाएं चल रही हैं जो कि जो सूर्य के तापमान का अनुभव कराती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर में आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाए में हों, तो आप एक साथ एक समय ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से मतलब मनुष्य बीमार पड़ जाएगा। एक तरफ तो वे छाए में बैठा हुआ है, ठीक है, साधारण रूप से ये जो ये बात यहीं पे ये क्या होता है, एक तरफ अगर मनुष्य छाया में बैठा है और दूसरी तरफ उसे एक शरीर पर छांव पड़ रही है, एक शरीर के हिस्से पर, और दूसरी तरफ से वे सूरज की जो रोशनी है उसकी ऊष्मा प्राप्त हो रही है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, उस वजह से ऊष्माघात या फिर तुषार उपघात से ग्रस्त हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से बीमार पड़ जाएंगे ये। और ये इस प्रकार का तापमान जो हमारे शरीर के अंदर लगेगा, ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो एक ही समय में ना धूप में रह सकते हैं और ना छाँव में रह सकते हैं, या तो छाँव में ही रहो या फिर धूप में ही रहो। क्या आप जानते हैं ये हमें क्या बताना चाहते हैं, देखिए ज़रा। क्या आप जानते हैं लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। क्या कहते हैं लद्दाख को खा पा चान अलग अलग बोला जाता है इसे, खा पा चान। इसे इस लद्दाख को इस नाम से भी जाना जाता है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है हिम भूमि, अर्थात बर्फ की भूमि। आगे चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है और इसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। चीरू या इसी का नाम है, या फिर चीरू कहा जाता है, या इसे तिब्बती एंटीलोप, ठीक है। ये एक विलुप्त प्रांतीय जीव है, ये जीव का नाम है जो अब विलुप्त की कगार पर आ चुकी है, मतलब समाप्ति की कगार पर आ चुकी है। और इसका जो नाम है या फिर चीरू इसे कहा जाता है, या फिर तिब्बती एंटीलोप। ये एक प्रकार का जीव है और इसका जो शिकार है वे एक शहतूश नामक ऊन के लिए होता है। एक ऊन ये शहतूश, ये खाने वाला शहतूश मत समझ लेना, जो पेड़ होता है वो दूसरा है, और ये शहतूत नामक जो ऊन पाई जाती है, ये ऊन का नाम है, उसके लिए अधिकांशतः इसका शिकार होता है, और जो वजन में बहुत हल्का होता है लेकिन वो बहुत गर्मी प्रदान करता है। तो ऐसे स्थान पर ऐसे गर्म वस्त्रों की आवश्यकता होती है। तो ये उसी की बात कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है स्थानों के बारे में, उनमें क्या क्या चीज़ें अक्सर पाई जाती हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो होता है वो सरपत जो होता है, सरपत अर्थात जिसे वेलो कहा जाता है, कि पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है।
सबसे अच्छा बल्ला जो जिससे क्रिकेट खेला जाता है वे किससे बनाया जाता है? सरपत से बनाया जाता है, या फिर कह लीजिए विलो से बनाया जाता है, विलो के पेड़ की लकड़ी से। वनस्पतीय एवं प्राणी जात, यहाँ उच्च शोषकता के कारण जो वनस्पति विरल है, उच्च शोषकता मतलब बहुत अधिक यहाँ पे नमी तो पाई नहीं जाती, यहाँ शुष्कता ही पाई जाती है। तो बहुत अधिक सूखा स्थान है, लेकिन ठंडा भी है लेकिन सूखा भी है, ठीक है। बहुत अधिक उच्च शुष्कता के कारण जो यहाँ की वनस्पति है वे विरल है। विरल अर्थात बहुत अधिक मुश्किल से उगती है, मतलब उसका मतलब अधिक देखरेख करना पड़ता है। यहाँ के जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। तो जानवरों के लिए घास के मैदान बहुत कम मिलते हैं, झाड़ियाँ बहुत कम मिलती हैं। घाटी में शरपत अर्थात विलो या फिर एवं कॉपरल के उपवन देखे जा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है, इसी कॉपरल कह लो इसे, या फिर विलो कह लो, या फिर सरपत कह लो। ये जो लद्दाख के क्षेत्र में अधिकांशतः देखने को मिलता है। ये देखिए उपवन देखे जा सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में। सेब और खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये लद्दाख में। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? या तो एक सेब, या ग्रीष्म ऋतु अर्थात ये सर्दियों की बात कर रहा है, उस समय सेब पाए जाते हैं लद्दाख पर, और खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नज़र आती हैं। इनमें रोबिन और रेड स्टार्ट, तितली और स्नोकॉक और रोबेन देखिए एवं हुक यहाँ पाए जाने वाली जो पक्षी हैं। तो कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पे? रॉबिन पाया जाता है, रेड स्पार्ट पाया जाता है, और तितली की प्रजाति का नाम है स्नोकॉक नामक ये तितली है, ये पाई जाती है। और यहाँ पर रिवेन और हुप यहाँ पे पाए जाने वाली जो पक्षी हैं। इनमें से कुछ जो प्रवासी पक्षी हैं, लद्दाख के पशुओं में क्या क्या पाया जाता है? जैसे जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। इन पशुओं को क्यों पाला जाता है? अधिकांशतः जैसे कि भेड़ बताया गया है, और जंगली भेड़ और याक और विशेष प्रकार के कुत्ते। अधिकांशतः जो लद्दाख के लोग ऐसे पशु पालते हैं जिससे उन्हें दूध मिल सके, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं? उनकी खाल को उतारते हैं। और कुछ ऐसे पशुओं को पालते हैं वो जिससे उनको मांस मिलता रहे। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पे याक का दूध किसके लिए उपयोग किया जाता है? पनीर के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर मक्खन के लिए उपयोग किया जाता है। भेड़ एवं बकरी जो है, बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए होता है। भेड़ अधिकांशतः इन्हीं स्थानों में देखने पे मिलती है, अधिकांशतः इन ऐसे स्थानों पर पालते हैं।
किसके लिए? ऊन के लिए। और साथ ही साथ बकरियों को कम पाला जाता है, ऊन की प्राप्ति के लिए भेड़ों को अधिक पाला जाता है। लेकिन सामान्य तौर की जानकारी पे ऊँट और भेड़ और बकरी इनको जो पाला जाता है, तो इनसे कौन सी उपयोगिता उनके लिए होती है? इनसे ये ऊन प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासी के बीच कोई समानता पाते हैं? किसकी बात कर रहा है? लद्दाख की बात कर रहा है, तिब्बत की बात कर रहा है। लद्दाख ये सब भारत के मैप में जो हमने अभी ऊपर देखा उसी के आसपास का सब क्षेत्र है, उसी से लगते हुए। तो ये लद्दाख की बात कर रहा है, तिब्बत की बात कर रहा है तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच की बात कर रहा है कि बीच कोई समानता पाते हैं। यहाँ के जो अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं, या फिर यहाँ के जो लोग हैं या तो वे मुस्लिम हैं और या फिर वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत पोंगा के साथ स्थित हैं। लद्दाख में अधिकांशतः बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं और ये अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। और कुछ ऐसे प्रसिद्ध मठ हैं जैसा कि ये देखिए, हेमिस और थिक्से सो एवं मायायु यरू। ये देखिए, ये रहा। ये कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? ये लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख में अधिकांशतः बौद्ध भी देखे जाते हैं और मुस्लिम भी देखे जाते हैं। ज़्यादातर वहाँ पर अनेकों रूप से वहाँ पे मठ देखने को मिलते हैं, जिसे गोम्पा के साथ स्थित है। मतलब ये वहाँ पर कुछ प्रसिद्ध मठों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। ये सब मठे वहाँ पे मौजूद है। कहाँ पर? लद्दाख में। एक बार फिर से इनके नाम देख लेते हैं। हेमिस नामक मठ, थिक्से ये भी एक प्रकार का मठ है, ये भी एक प्रकार का मठ है, और इसके अलावा लामा यूरू ये भी एक मठ है। ये बौद्ध मठ है, वहाँ पर अधिकांश रूप से देखने को मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू मटर सेम और शलजम की खेती करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु अर्थात सर्द का जब समय होता है, यहाँ लद्दाख में बहुत अधिक कष्टकारी का होता है, बहुत अधिक पीड़ादायक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत अधिक पड़ती है और इसके साथ ही साथ कृषि करना मुश्किल होता है, और वहाँ का अधिकांशतः ऐसे क्षेत्र पाया जाता है। एक तो ये -डिग्री में वहाँ पर बर्फ़ अधिक मिलती है। वहाँ पे जब अधिक बर्फ़ पड़ेगी तो साधारण मनुष्य का जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसकी तुलना में अगर सामान्य स्थानों के साथ तुलना की जाए तो यहाँ के लोग अपने आप को कष्टकारी जीवन से बचाने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में व्यस्त रखते हैं। यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वह अत्यधिक परिश्रमी होती हैं और केवल घर एवं खेती में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय
एवं दुकान भी संभालती हैं। तो यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वे बहुत अधिक परिश्रमी होती हैं, घर तो संभालती हैं, साथ ही साथ वे अपना छोटी मोटी दुकानें भी रखती हैं, व्यवसाय भी संभालती हैं, परंतु ये खेत में कार्य नहीं करने जाती। लद्दाख की जो राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भाली भांति जुड़ी हुई है। लद्दाख की राजधानी लेह की बात कर रहा है। ये जो लेह है इसका जो सड़क मार्ग है और जो वायु मार्ग है ये भली भांति ये जुड़े हुए हैं। किससे? राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रे होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ये सड़क मार्ग का नाम बताया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A। ये है जो लद्दाख का मुख्य राजमार्ग है। 1A राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो ये है लेह को जोजिला दर्रे से इनको क्या करता है, वहाँ से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता था, इन प्राचीन समय में इन दर्रों का बहुत महत्व था। तो क्या होता था जब प्राचीन समय में, जैसे कि कहीं के जैसे बहुत से यात्री आए जो हमारे भारत में आए थे, जब बौद्ध धर्म बहुत अपनी चरम सीमा पर था, बहुत फैल रहा था, तो चीन से बहुत सारे यात्री आए थे, जैसे हुएन सांग हो गया, इत्सिंग हो गए। तो ये सब कैसे आए थे? और साथ ही साथ उज्बेकिस्तान से और विभिन्न प्रकार से ऐसे वास्को डी गामा और इब्न बतूता, बहुत से ऐसे यात्री हैं, अनगिनत ऐसे यात्री हैं जो आए। वे किस मार्ग से आए थे और किस प्रकार आए थे? कुछ जल यात्रा करके आए थे, कुछ इन दर्रों के माध्यम से होकर आए थे। और पशुओं का बहुत कम उपयोग किया जाता था उस समय, लेकिन किया जाता था। तो अधिकांशतः जो भारत में प्रवेश करने का मार्ग जो होता था अक्सर दर्रे होते थे। और बहुत से ऐसे दर्रे होते हैं जो कि एक समय पर खोले जाते हैं और फिर बंद कर देते हैं। ज़्यादातर ये उत्तरी भारत के दर्रों में देखा जाता है। तो यहाँ पर हम इसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ का प्रमुख जो कार्यकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक जो पर्यटक है यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिम नदों की सैर एवं उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो भी पर्यटक होते हैं वे अधिकांश किस लालसा से आते हैं? या तो वे देखेंगे यहाँ के जो अनुष्ठान होते हैं, या तो वे उन्हें देखने को मिलेंगे, या फिर उन्हें मिलेंगे अनेक प्रकार के जो मैदान होंगे, हिम नदियाँ होंगी, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के आस पास का जो माहौल होगा, जैसे कि विभिन्न प्रकार की पहाड़ियाँ हो गई, पर्वत हो गए, वहाँ की जीवन शैली हो गई, वहाँ की जो स्त्री पुरुष हो गए, वहाँ का सामाजिक माहौल कैसा है, वहाँ पे कार्य किस प्रकार कैसे करते हैं लोग, किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं इतने ठंड में, किस प्रकार वहाँ की जो संस्कृति है। तो ये सब देखने के लिए अधिकांशतः लोग वहाँ पर आते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने
शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मित वया इत्ता तथा से ही इसका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ये अपनी आवश्यकता अनुसार और मितव्ययिता के अनुसार क्या करते हैं, अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं और जो भी संसाधन है उसका दुरुपयोग नहीं करते। आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करेंगे और फिर उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। कहने का अर्थ ये है, ये अपने परंपरागत तरीके से वर्षों से जीते चले आ रहे हैं। देखिए ये कुछ बता रहे हैं, क्या आप जानते हैं, शायद नहीं ये नहीं पढ़ा हमने। एक बार मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। मनाली लेह राजमार्ग की बात कर रहा है। ये जो राजमार्ग है ये 4 दर्रों से होकर गुजरता है। जैसे कि सबसे पहला दिया गया है रोहतांग ला। ये रोहतांग ला ये एक पहला दर्रा है और इसके साथ ही साथ दूसरा है बारालाचा ला, ये है दूसरा दर्रा। फिर जो तीसरा दर्रा है वे है लुनगला लाचा, एक मिनट, ये लुनगला लाचा ला, ये तीसरा दर्रा है। और फिर इसी प्रकार है टांग लांग दर्रा, टांग लांग ला, ये जो दर्रा है ये चौथा दर्रा है। यह राजमार्ग केवल कब खुलता है, ये राजमार्ग खुलता है जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है तब इस समय में ये राजमार्ग खोला जाता है। और इस तो ये जो राजमार्ग है ये इधर उत्तरी भारत की तरफ ही पड़ता है, लद्दाख की तरफ से। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे ये एक समय पर खुलता है और एक समय पर बंद हो जाता है। बारालाचा ला जो है उसका एक छोटा सा दृश्य दे रखा है। बारालाचा दर्रा, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार के दर्रे होते हैं। बीच में से दोनों तरफ क्या होंगी, दोनों तरफ ऐसे कुछ ऐसे करके पहाड़ियाँ होंगी, ठीक है, बहुत लंबी लंबी, बहुत दूरी तक इस प्रकार। और बीच से ये मार्ग होगा जाने का, ये इसी को ही दर्रे कहते हैं। पर्वतों के बीच बीच पतले पतले छोटे छोटे स्थान होते हैं, निकलने के लिए जगहें होती हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।